चलें, so we can start this question, question number 3, and this is the question of summer made summer 2022 और paper 4-2 है आपके पास ये. We are doing what? Question number 3 बच्चों. So you can start this question. बच्चों क्या कह रहा है ये question आपसे कह रहा है, you can see this, a student measure the temperature change during the reaction between HCl and sodium hydroxide. This is the equation. We know that we can do this equation. उसके बाद वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर. यू नीड टू सी दिस, ये चीज इंपॉर्टेंट है. Student uses a measuring cylinder to add 25 centimeter cube of 1.5 mole per decimeter cube NaOH to a glass beaker. Record the temperature of NaOH. उसने NaOH का temperature note किया. Then he adds 4 centimeter cube of HCl to the beaker and record the highest temperature reach. क्या क्या रिकॉर्ड किया उसने? इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया. Then add further 4 centimeter cube portion of HCl and record the highest temperature reach each time. ठीक है ना. अब आप देख सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहा है भाई. पहले तो उसने NaOH लिया हुआ है. ठीक है, उसने क्या लिया हुआ बच्चे? NaOH लिया हुआ है उसने, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या ऐड कर रहा है? HCl ऐड कर रहा है NaOH के अंदर. पहले उसने NaOH का टेम्परेचर नोट, फिर जब 0 था वॉल्यूम HCl का तब नोट किया 24.5 था. फिर 4 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, फिर 4 और किया, फिर 4 और किया. इस तरह करते करते उसने अच्छा खासा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता हुआ देखा, और ये हर बार उसने 4 सेंटीमीटर क्यूब ही HCl बढ़ाया है. और देखो पहले फिर टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ते 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 एक वक्त आया कि उसके बाद वो कम होना शुरू हो गया. ठीक है भाई, तो ये कहानी है. अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. दे आर आस्किंग name the type of reaction that take place between HCl and NaOH. जरा मुझे बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है ऐसा आप लोग कह रहे हैं, but this is not the right answer. आप सब कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, आप सब कह रहे हैं कि टाइट्रेशन हुआ है, but this is not the right reaction type. एक्सोथर्मिक ये सवाल नहीं पूछ रहा. बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर. देखो न्यूट्रलाइजेशन तो हम सबको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि इसके अंदर एसिड और आप एल्कली ऐड कर रहे हैं. बट वो इस रिकॉर्डिंग से पूछ रहा है कि इस रिएक्शन की टाइप बताएं. ठीक है ना, वो पूछ रहा है किस टाइप का रिएक्शन है. तो भाई टाइप ऑफ रिएक्शन आपके पास दो तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी. One is exothermic and one of endothermic. So what you are observing over here, temperature increase हो रहा है या decrease? Increase. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो द टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? यस सर. यस सर. सर ये एक्सोथर्मिक कैसे है? इसमें वो पार्टिकल एनर्जी गेन नहीं कर रहे, टेम्परेचर गेन नहीं कर रहे वो. बेटा आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना. टेम्परेचर इंक्रीज है यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग में. हीट एनर्जी रिलीज होगी तो तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना. आपको बुखार हो रहा होता है तो तभी तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, कि आप एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही होती है. आपको बुखार हुआ होता है, वो सामने वाला फील कर रहा होता है आप गर्म हो रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो टेम्परेचर नीचे तो नहीं जाता ना, आपका 97.8 होता है, उससे इंक्रीज कर जाता है, 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, 101 हो जाता है ना. जी सर, ओके समझ. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ठीक है भाई? यस सर. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है नेम अ पीस ऑफ apparatus that can improve the accuracy of the volume of NaOH added to the beaker. And you can see this. मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ये बात जरूर देखनी है. You need to see this. What is this? This is measuring cylinder. And you know that measuring cylinder is used to measure the liquid volumes, but this is not the accurate one. We can use more accurate one. क्या यूज कर सकते हैं इसके अलावा बच्चों? पिपेट इस्तेमाल करते हैं. आप पिपेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्यूरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बोथ आर एक्यूरेट, राइट बच्चों? तो ब्यूरेट तो एसिड क्लीन नहीं होगा. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक्यूरेट है. देखिए यहाँ पर टाइट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं ना हम. यहाँ पर उसने बोला कि बीकर में आपने ऐड किया, उसके बाद उसने HCl बीकर में ऐड किया, तो ब्यूरेट का इस्तेमाल किया नहीं हमने यहाँ पर. तो अगर आप ब्यूरेट यूज करना चाहें तो ब्यूरेट भी यूज कर सकते हैं. इट इज मोर एक्यूरेट देन मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है भाई? सर ग्रेजुएटेड का वर्ड यूज करेंगे? क्या कह रहे हो? ब्यूरेट के लिए ग्रेजुएटेड का वर्ड यूज करेंगे सर?
नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ apparatus का नाम पूछा है आपसे और एक नंबर का है, तो दैट्स फाइन। अगर आप पेपर लिखते हैं या ब्यूरेट लिखते हैं। सर ये सर वो आपने पार्ट 2 में लिखना था आंसर। हाँ जी सर सॉरी। बिल्कुल। यस सर। सर मेरे ख्याल में नीचे ब्यूरेट आएगा ना। अभी देखते हैं ना क्या लिखा हुआ वही है। तो चले नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, नेम द पीस ऑफ apparatus used to add the 4 centimeter cube portion of HCl। अब वो कह रहा है आपसे कि आप कोई apparatus का पीस ऑफ apparatus बताएं जो कि आप यूज कर सकते हैं HCl को 4 सेंटीमीटर ऐड करने के लिए। आप देखें 4 सेंटीमीटर की कोई पेपेट नहीं होती, ठीक है ना। पेपेट हो सकती है 5 सेंटीमीटर क्यूब की, 10 सेंटीमीटर क्यूब की, 25 की हो सकती है, 4 की नहीं हो सकती, 7 की नहीं हो सकती, 8 की नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ब्यूरेट। ब्यूरेट यूज करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नो अदर आंसर देन ब्यूरेट। अब आप ब्यूरेट के अलावा कोई आंसर नहीं लिख सकते। इट इज एक्यूरेट वन एंड आल्सो यू कैन मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स बाय दिस apparatus। बट अगर पेपेट होता है तो पेपेट हमेशा फिक्स वॉल्यूम मेजर करता है। 10 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आपके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यू नीड टू नो दैट कि भाई पेपेट 5 वाला हो सकता है, 10 वाला हो सकता है, 25 वाला हो सकता है, ठीक है भाई। जी राइट सर। जी सर राइट। देन उसके बाद सर आपसे सवाल पूछा जा रहा जी। सर व्हाट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पिपेट कैन मेजर? पेपेट आपके पास 25 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकती है और मैंने लैब में जो यूज किया है, मैंने अपनी लैब में मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर की वाली भी यूज की है। ओके सर। देखो जितना मतलब कम वॉल्यूम होता है ना उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है, और पिपेट अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर वो एक्यूरेसी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जितना ठीक है जितना सर। नैरो ट्यूब होती है ना उतना अच्छा मेनिस्कस बनता है, और जितना अच्छा मेनिस्कस बनता है उतना एक्यूरेट कोई भी वॉल्यूम मेजर करने वाला apparatus होता है। तो अगर वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, explain why the glass beaker is not the most suitable piece of apparatus for this experiment। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्लास आपके पास कुछ बीकर है या कोई भी चीज है वो इतना अच्छा क्यों वर्कआउट नहीं कर पा रही? सजेस्ट सर एन कैन आई इम्प्रूवमेंट। आंसर? जी बेटा बताइए। सर क्या कहते हैं, ग्लास बीकर इस रिएक्शन के रिजल्ट में काफी वो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हीट जनरेट होगी जिस जो कि ग्लास को तोड़ सकती है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि ग्लास बीकर टूट सकता है इसीलिए ये इतनी अच्छी वो apparatus नहीं है। टूट टूट नहीं सकता, टूटने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अगर ऐसा होता तो हरगिज हम ग्लास की टेस्ट ट्यूब्स को हीटिंग के लिए इस्तेमाल ना करते। जगह जगह ग्लास की बनी हुई ही टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे होते हैं, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें हम डायरेक्टली भी हीटिंग कर रहे होते हैं। हम जो है डिस्टिलेशन के अंदर भी जो है ग्लास का ही जो है फ्लास्क यूज कर रहे होते हैं। हम जो है फ्लेम टेस्ट के अंदर भी जो है बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि हम ग्लास की चीजें यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हम आपके पास कैटाइन और एनाइन के अंदर भी जब हीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ग्लास टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट द वे कि वो टूट जाएगा। आप ये कहें सर मैं कि जो ग्लास, जी बेटे बताइए। sir the contents of the reaction may spill out so we will use the conical flask। नहीं स्पेल्ड आउट तो होगा Sir. बट कंटेंट नहीं होगा। आपने बताना है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ यू आर यूजिंग अ ग्लास कंटेनर्स, सो दे आर गोइंग टू लॉस द हीट प्रोड्यूस। अगर हीट लॉस हो जाएगी तो वो जो थर्मामीटर है जो मेजर कर रहा है टेम्परेचर को वो एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा। तो वो हीट अगर सराउंडिंग में लॉस हो रही होगी, यू नीड टू से दैट हीट लॉस। ये आपके पास हीट कंडक्टर्स होते हैं ग्लास, तो वो हीट को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है भाई। सो यू कैन से दैट ड्यू टू द ओके सर। heat loss to the surrounding, heat loss to the surrounding, this is the problem। तो सर इसकी इम्प्रूवमेंट ये है सर ना कि बस ये इसके आसपास इसकी इम्प्रूवमेंट ये होगी कि यू नीड टू यूज पॉलीस्टाइरीन कप। सर वो क्या होता है? क्या मतलब लाइक डायरेक्ट हम लाइक सील नहीं कर सकते? अच्छा नहीं। सील करने के बाद भी यार वो देखो, सील कर भी लोगे तो आप तब भी तो वो क्या करेगी कि आपके पास वो हीट लॉस ही करेगी ना। अगर आप देखो, अगर आप लोग कहीं बाहर से अगर खरीदते हो, क्या अगर बाहर से अगर आप कोई कॉफी या चाय खरीदते हो तो वो आपको किस कप में देता है? यही सर डिस्पोजेबल कप जो होता है। डिस्पोजेबल कप्स में देता है। डिस्पोजेबल कप क्यों देता है? क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो इतनी अच्छी हीट को कंडक्ट नहीं करती है, वो हीट को रिमूव नहीं करेगी सराउंडिंग के अंदर, वो इंसुलेट करेगी, उसको रोक के रखेगी अपने अंदर ना। इसलिए आपकी जो कॉफी होती है, आपकी जो चाय होती है वो गर्म रहती है काफी देर तक। लेकिन अगर वो कप में दे देगा आपको, जैसे हम लोग बैठ के अगर होटल पे चाय पिए तो होटल पे बैठ के चाय पियेंगे तो वो ग्लास वाले कप में देता है ताकि वो ठंडी हो सके और आराम से आप उसको जल्दी पी सके।
जो ग्लास होता है उसके अंदर से एनर्जी जल्दी रिलीज हो जाएगी और हीट टू द सराउंडिंग लूज हो जाएगा, वो चीज ठंडी हो जाएगी बड़ी जल्दी। और अगर आप बात करें पॉलीस्टाइरीन कप की, तो वो हीट लॉस इतनी आराम से नहीं करता, तो वो बेहतर इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके पास। टेम्परेचर जितना आपके पास वहां पर रिलीज हो रहा होगा, जो इंक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर या डिक्रीज हो रहा होगा, उसको बेहतर तरीके से वो नोट डाउन कर सकता है आपका थर्मामीटर। राइट बच्चों? राइट सर, मुझे एक्सप्लेनेशन लेकिन समझ नहीं आई। हीट लॉस लाइक क्यों, लाइक हीट लॉस होगी ना आपके पास। देखो आप एक रिएक्शन कर रहे हो एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, ये जी सर। कंटेनर है, इसके अंदर आप जो है रिएक्शन कर रहे हो, इस आपके पास इसके अंदर NaOH है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर आपने नोट किया हुआ है थर्मामीटर से ना। फिर आपने इसके अंदर अगर HCl ऐड किया है, तो आप नोट क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज ही नोट कर रहे हो ना। जब आप इसके अंदर HCl ऐड करोगे, तो अगर ऑलरेडी हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही होगी, तो कंप्लीटली थर्मामीटर के पास एनर्जी नहीं जा रही होगी। Yes, जब sir. कंप्लीटली थर्मामीटर के पास एनर्जी नहीं जा रही होगी, तो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहा होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर को। सो वी वांट दैट कि जो लॉस ऑफ हीट है ये बाहर ना जाए। ये बाहर नहीं जाएगी तो जितना भी HCl डाल लोगे, मैक्सिमम जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो अंदर ही रहेगी मैक्सिमम ना। तो थर्मामीटर ज्यादा अच्छे से रीडिंग नोट कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेटली ये एक्सपेरिमेंट आपके पास हो सकता है। तो कॉनिकल फ्लास्क भी तो इस्तेमाल करना चाहिए उसके साथ। बेटा कॉनिकल फ्लास्क भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ग्लास का बना हुआ है। ग्लास जो है आपके पास हीट एनर्जी को जो है सराउंडिंग में अच्छा, वही एक्सपोज कर देगी, रिलीज कर देगी। तो हमें बस ये यूज करना है, कोई प्लास्टिक का कप हो, पॉलीस्टाइरीन कप हो, डिस्पोजेबल ग्लास हो, कुछ भी हो, वो ऐसा हो कि वो जो एनर्जी को जो है रिलीज ना करे। ठीक है, ठीक है या सर। आप एक काम और कर सकते हैं, इंसुलेशन भी तो आप ये लगा काम भी कर सकते हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप इसकी जगह पर कोई रबर वगैरह लगा दें इसके बाहर ना, तो इंसुलेशन लगा दें। इंसुलेट कर दे। जैसे सर यही मैं कहने लगा था कि इंसुलेशन अगर प्रोवाइड कर दें तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग सर्दियों वगैरह के अंदर हमें सर्दी लग रही होती है, तो हम क्या पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। जैकेट हम हरगिज इसलिए नहीं पहनते हैं कि जो हमारे जो जैकेट है वो हमें गर्मी दे रही है। जैकेट हमें गर्मी नहीं दे रही, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी अपनी गर्मी है वो बाहर जाने से रोकती है, वो इंसुलेट कर देती है हमारी बॉडी को ना। वी नो दैट। क्या होता है भाई, जो बॉडीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज होती हैं, वो एनर्जी इंटरचेंज करती है ना। तो इसका मतलब ये अगर बाहर का मौसम ठंडा है और हमारे अंदर के अंदर बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो एक दूसरे की बॉडी को क्या करेंगे, दोनों बॉडीज एक दूसरे का टेम्परेचर जो है इंटरचेंज करेंगे और हम ठंडा ठंडा फील करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम जैकेट पहनते हैं कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर ना जाना पाए, तो हम इंसुलेट कर लेते हैं अपने आप को। सेम एज इट इज, यू कैन इंसुलेट दिस बीकर, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। जी बेटे। सर हम इसके क्या कहते हैं वाटर बाथ हम इसके लिए इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल्टर कर देगा टेम्परेचर को। ऑल्टर कर देगा टेम्परेचर को, वाटर बाथ क्यों यूज करेंगे आप? सर क्योंकि क्या कहते हैं हो सकता है कि क्या कहते हैं वाटर बाथ का कूल टेम्परेचर जाके क्या कहते हैं ग्लास के थ्रू पास करके वो मिक्सचर को कूल डाउन कर सकते। नहीं ना, तो कूल डाउन तो हमें करना ही नहीं ना बेटे। अगर आप वाटर बाथ यूज करोगे तो वाटर बाथ का अपना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर उसको और दोनों बॉडीज एक दूसरे का इंटरचेंज करना शुरू देंगे और टेम्परेचर जल्दी उसमें से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जी सर वही कह रहा हूँ, इसलिए हम वाटर बाथ नहीं यूज कर सकते ना। यस, जब सर्दियां होती हैं तो हम गरम गरम कॉफी के कप को जोर जोर से पकड़ते हैं ताकि हमारे हाथ जो है ना जल्दी से गर्म हो जाए, है ना। तो अगर आप वाटर बाथ लगा देंगे तो वो गर्म चीज और ठंडी चीज आपस में हीट एनर्जी और अच्छे से रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो वी डोंट वांट टू डू दिस, राइट। जी सर ओके। चलें, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ बच्चों, और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या कहा है उसने हमें कहा है कि आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाना है, आपने यू कैन सी दिस कि आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl है। यू कैन सी दिस कि हमने डिफरेंट वॉल्यूम्स HCl के ऐड किए हैं, 4 ऐड किया है, 8 फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, इस तरह हमने इसको ऐड किया है। और यहाँ टेम्परेचर है बराबर में, तो ये हमें देखना है। सो लेट्स सी, पहला वाला पॉइंट हमें क्या बताता है, 0 पे 24.5 है, तो 0 पर 24.5 where it is, this is 24 and 25, तो ये हो गया 24.2 24.4 और इसके बीच में कहीं पॉइंट आएगा, राइट बच्चों। यस सर, वो रूम Yes, टेम्परेचर sir. पूछते हैं कि मतलब कि स्टेट द रूम टेम्परेचर, क्या मतलब पूछते हैं? सर मतलब ऐसा सवाल आता है कभी कि वो रूम टेम्परेचर पूछें कि मतलब व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, मतलब कि तो इतनी सर आसान मैं बात क्यों, 24.5 होता है, वी नो दैट। ओके सर, तो मतलब 25 ही लिखना होता है वहाँ पे अगर पूछें। हाँ देखो, 4 जब उसने 4 सेंटीमीटर क्यूब HCl ऐड किया है तो आपके पास टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, 25 हो गया, सही है। उसके बाद अगर जब आपने इसको 8 कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl अगर आपने 8 कर दिया है तो आपके पास कितना हो गया, 28.5 हो गया। 8 करने से आपके पास क्या हो गया, 28.5, सो दिस इज 28 एंड दिस इज 28.5, राइट बच्चों।
जी राइट सर। उसके बाद जब आपने इसको क्या कर दिया 12 कर दिया तो इट इज 30.5। 12 करने से ये हो गया आपके पास 30 and this is 30.5 over here it would be like this। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपने जब इसको 16 किया है तो ये 32.5 हो गया। 16 करने से it would be 32.5। this is 32.5 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको 20 कर दिया तो 20 करने के बाद ये 32.5 ही रहा। तो 20 करने के बाद भी ये 32.5 ही रहा। सो वी नीड टू राइट ओवर हियर। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया तो 31.5 हो गया। फिर जब जाहिर सी बात है रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आप जो भी आप ऐड कर रहे हो HCl वो एक्सेस में आप ऐड कर रहे हो और आपको कोई फायदा नहीं है। पर हीट जब रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो हीट एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी। तो अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया 24 पे 31.5। तो दिस इज 31 एंड दिस इज पॉइंट। अब रिएक्शन नहीं हो रहा, अब ये खुद नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 28 पर ये हो गया 30.5। 28 पर हो गया ये भाई 30.5 और आपके पास 32 पर हो गया ये 29.5। 32 पर आपके पास हो गया दिस इज 29 एंड दिस इज 29.5। ठीक है। वो आपसे क्या कह रहा है, प्लॉट द वैल्यूज टेम्परेचर अगेंस्ट टोटल वॉल्यूम ऑन द ग्रिड and circle the anomalous point on the grid and also draw the straight line of best fit through the points 0 to 16। 0 से लेकर 16 तक आपने best fit क्या करना है, draw करना है। तो what is the best fit over here you can see this कि भाई 0 से लेकर 16 तक मेरे पास best fit ये आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है बच्चों। जी तो सर मैं ऐसे ही आ रहा है। Yes, sir. 0 से लेकर 16 तक मैं इसको ऐसे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू 0 to 16। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट 20 to 32। 20 से लेकर 32 तक भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमें। तो ये रहा 20 से 32, ये बेस्ट फिट आप यहाँ पर भी खींच सकते हैं। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। उसके बाद कह रहा है एक्स्ट्रा प्लॉट बोथ लाइंस सो दैट दे इंटरसेक्ट। इसको सर में सीधी बनानी है। यस बेस्ट फिट। तो इन दोनों का आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं सर्कल द एनामलस पॉइंट। एनामलस पॉइंट जो कि इस बेस्ट फिट के अंदर नहीं आ रहा है। यू कैन सिंपल से दैट कि भाई कौन सा पॉइंट एनामलस है यहाँ पर। सर ये 4 पे जो है 4,25। 4 पे जो है सर दिस इज वी नीड टू सर्कल दिस राइट। उसके बाद वो सर क्या नेमलेस से मुराद जो उसमें नहीं आता ट्रेंड में। यस जो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा उसके वो एनामलस बोलेंगे। आप ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट 0 to 16। वी डू दिस। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू 20 to 32। वी डू दिस। देन एक्स्ट्रा प्लॉट both lines so that they can intersect। You can see that they are intersecting। Use the intersection to determine the minimum volume of HCl needed to react with all the NaOH। So you can see this, what is the minimum amount of HCl which is required बच्चों? 17.5 शायद। 17.5 सर। So they are reacting over here somewhere, right? ये लोग यहाँ पर कहीं क्या कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि ये कहाँ तक आपके पास आता है। 90 डिग्री पे आ गया। 17.5 बनता है। It is somewhere like this। ये यहाँ पर आके आपके पास क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि it's 16 और 18 में कितना डिफरेंस है। ये 16 है और ये हो जाएगा आपके पास somewhere 17 यहाँ आएगा आपके पास। So it's somewhere 17.5 you can say that, right? 17.5 बोले इसको या हम क्या बोलेंगे इसको, 17.4 बोल सर वो सकते हैं, दरअसल दरमियान में आ रहा है ना 17.5 बोल सकते हैं। ब्लॉक के। बिल्कुल दरमियान में नहीं आ रहा ना। देखो ये आपके पास सर। 16 और 18 में दो डिफरेंस है तो ये हो गया 17 और 17.5 हो जाएगा सर। सब चले सर वैसे आप कह वो रहे देते हैं हमें रेंज देते हैं तो लाइक Right. बस सही है। 17.5 चले मदी कह रहे हैं तो हमने 17.5 कर दिया। सही है भाई मदी? जी सर बहुत शुक्रिया आप। सर एक चलें। क्वेश्चन है, जी पूछें। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें से स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है, तो फिर आपके हाँ, पास उसने जो बोला है हमें वही करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट यू नीड टू ड्रॉ दिस। अदरवाइज अगर वो आपको बोले कि भाई आपने जो है इसको जो है पॉइंट को वैसे बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है, तो आप यूं करके भी बना सकते हैं। जैसा वो बोलेगा आप वैसा करें, ठीक है ना? अच्छा, तो ये हर क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है? बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है।
स्ट्रेट लाइन खींचनी सही है, है, इंटरसेक्ट करना है आपने, या जो भी वो बोलेगा बेस्ट फिट आपने ड्रॉ करना है, उस हिसाब से ड्रॉ करना है जो वो बोलेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफाइड नहीं होगा, वो स्पेसिफाइड होगा हमेशा, ठीक है। सही है। अभी कह रहा है यूज द इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन द टेम्परेचर चेंज ड्यू टू दिस रिएक्शन। कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास जनरेट हुआ, यू नीड टू सी दिस, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपके सर पास थोड़ा generate जूम इन हुआ। कर दे। हाईएस्ट माइनस या लोएस्ट। बिल्कुल पहले इधर देख लें कि हाँ आपके पास कितना मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज इंक्रीज हुआ, यू नीड टू सी दिस कि भाई यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। सो यू कैन सी दिस कि 30 ये कितना है टेम्परेचर, 33 पॉइंट 33 पॉइंट समवेयर है, ये आपको क्या बोलेंगे, इसको हम 33 बोलेंगे 33.3 कर लेते हैं। देखो आप 30.4 इसको 30.3 कर लेते हैं, लेकिन देखो मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है इसको, देखो सर्कल से ना, तो आपने जी बिल्कुल सर। सर्कल के सेंटर से खींचना है इसको। तो आप 33.2 सेलेक्ट करेंगे, व्हाटएवर यू आर सेलेक्टिंग, ये आपके पास 33.2 या 3 जो भी आपने सेलेक्ट किया आप उसको सेलेक्ट करें। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, यू कैन सी दिस, इनिशियल 24.5 था, तो इसमें से आप 24 पॉइंट क्या कर देंगे, 24.5 माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा देखो, 8.7 sir. 8.7. 8.7 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है बच्चों। राइट यस Sir. राइट। क्या वो कह रहा है, the heat change during the reaction is calculated using the expression shown. Heat change is equals to mass of solution multiplied by specific heat capacity and temperature change. ठीक है ना, 1 centimeter cube of this solution has a mass of 1 gram. Determine the value used for the mass of solution in the calculation of this heat change. क्या कह रहा है बच्चों, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है भाई, 1 ग्राम के बराबर है, ठीक है ना। तो आप वो कह रहा है आप इसकी वैल्यू यूज करें मास निकालने के लिए, आप वॉल्यूम यूज करें, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी तो हम निगलेक्ट कर दें उसे। यस, उसको नेगलेक्ट कर दें, बट ये आपको ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इनिशियली आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया था NaOH, राइट। यस सर। उसके बाद आपने इसके अंदर HCl ऐड करना शुरू किया है, तो आपने मैक्सिमम HCl कितना ऐड किया है, जिसकी वजह से ये आपके पास फाइनल आंसर आया 17.5 ही ऐड किया ना आपने। जी सर। उसके बाद तो सारा एक्सेस, उसके बाद तो सारा आपने एक्सेस ऐड किया, तो उसके बाद नहीं करेंगे एक्सेस वाले की, जब तक रिएक्शन हुआ है उसकी बात करेंगे। तो HCl इतना ऐड किया तो रिएक्शन स्टॉप हुआ है, तो ये कितना हो गया चेक करो, दोनों को सम करो, कितना हो गया ये 25 40 42.5 हो गया मेरे ख्याल से, 42.5 grams, right. उसके बाद वो कहता है आपसे the actual heat change of this reaction is much greater than the value calculated using the expression in AX1, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई जितनी एनर्जी, सर ये क्या कहते हैं, हमने इनको मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करके हमने इसको मल्टीप्लाई करना था टेम्परेचर चेंज के साथ। नहीं ऐसा कुछ उसने नहीं कहा हमें करने के लिए। देखो ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए हम जो वो कह रहा है वो कर, ठीक है भाई। ओके सर। सिलेबस में होती तो आप फार्मूला यूज करते, इसका एक्चुअल फार्मूला होता है MC डेल्टा T, बट वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा इसकी बात करने का। हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था हमें। ये कभी कभार इस तरह की capacity चीजें का। देते हैं जो कि आपको चेक करने के लिए होती है कि अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो क्या उसको यूटिलाइज करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग, राइट। राइट सर। अब वो कह रहा है कि एक्चुअल हीट जो आपके पास होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, तो अब क्या करें, ये क्या हुआ होगा, इसका रीजन बताएं क्यों इतना डिफरेंस आया आपके पास। तो आप क्या जवाब देंगे, सर एक्सपेरिमेंटल में वो लॉस होता था द सराउंडिंग्स। यू कैन से दैट देयर शुड बी heat loss during the reaction, there should be heat loss during the experiment, ठीक है भाई। हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई हीट लॉस हुआ होगा, जब भी हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? चलें, तो ये सवाल आपके सामने यहाँ मौजूद है और ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए,
और ये बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल होता है, ये मजा आता है इसको सॉल्व करने में। तो देखते हैं कि आपको मजा आता है या नहीं आता है। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड एम आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको? सॉलिड एम गिवन है। कोई सॉलिड है, वो उसको एम नाम दे दिया, वी डोंट नो, इट्स अननोन। और एक सॉलिड एन है। इन दोनों को आप एनालाइज कर रहे हो, उसको जाके आप लैब में चेक कर रहे हो। उसने आपको बता दिया कि भाई सॉलिड एम जो है दिस इज आयरन 3 नाइट्रेट। दिस इज व्हाट? दिस इज आयरन 3 नाइट्रेट। बता दिया उसने आपको कि सॉलिड एम क्या चीज है। नाउ इट इज द टेस्ट फॉर सॉलिड एम। अब आप जो भी हम टेस्ट करें वो सॉलिड एम के ऊपर वर्कआउट करें, एंड वी नो दैट सॉलिड एम क्या चीज है। हमें पता है सॉलिड एम क्या चीज है, हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट दिखाएगा आपको रिजल्ट। सही है जी सर, राइट। चलें देखें, बहुत आसान है, ऑलरेडी आपको पता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आपको आंसर पता होने चाहिए। So you can see this, they are saying complete this expected observation. Solid M was dissolved in water. Solid M को आपने dissolve in water किया, ठीक है ना, form solution M, आपका उस solid M का solution M बन गया। Solution M was divided into two approximately equal portion into different test tubes. Now the test tube number 1 में वो क्या कर रहा है? To the first portion of solution M, aqueous sodium hydroxide was added gradually until it is in excess. The product what was kept for part B. What would be the observation? क्या observation होनी चाहिए for adding sodium? brown precipitate form होगी। और उसके बाद गैस It's insoluble in excess. it should be, insoluble. yes, it should be insoluble in excess. देखो पहले वो कह रहा है आपसे कि आपने थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद सर सर माइक बंद करो बेटे। ठीक बेटे, सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, वो मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा था। yes, this is the test for cation बेटे। ये टेस्ट ऑफ कैटाइन है। टेस्ट ऑफ कैटाइन में आप हमेशा कैटाइंस का टेस्ट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले थोड़ा सा डालते हैं, तो आपके पास कुछ प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद आप उसको एक्सेस कर देते हो ये देखने के लिए कि वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो जो आपके पास आयरन 3 होता है, दिस इज आयरन 3 वी हैव। तो आयरन 3 के होते हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, और वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होते हैं। सो यू वुड से दैट रेडिश ब्राउन precipitates formed which are insoluble in excess, which are insoluble in excess, right बच्चों? जी सर। Then B part कह रहा है कि the product form A was transferred to the boiling tube, a piece of aluminum foil was added and the mixture warmed gently, any gas produced was tested. क्या बनेगी गैस बताइए? सर अमोनिया बनेगी। अमोनिया बनेगी सर। अमोनिया गैस बनेगी। एनी गैस प्रोड्यूस वाज टेस्टेड। तो ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होगी यहाँ पर? damp litmus paper. damp red litmus paper blue. Yes, it turns red litmus paper blue. वो रेड litmus paper को क्या कर देगी? ब्लू कर देगी। और you can say that a gas releases which turns red litmus paper blue. And what is the gas? It is ammonia. Ammonia sir. Yes, very good बच्चों. So to the second part of solution है about 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate were added. What should be the observation over there? सर इसके ऑब्जर्वेशंस में हम पंजल स्मेल भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप a gas release which turns red litmus paper blue भी लिख सकते हैं। आप effervescence of colorless gas भी लिख सकते हैं। ठीक है? ओके जी, लास्ट वाले पार्ट का कौन आंसर बताएगा मुझे बच्चों? कोई है इतना खास बच्चा जो इसका आंसर परफेक्टली बता सके? बहुत आसान सवाल है। सर नो रिएक्शन। ये कौन बोल रहा है? नाम बताओ पहले। नाम सर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। अच्छा जी, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। रहमा ऐसा कह रही है। रहमा ऐसा क्यों कह रही है आप बेटे? सर ये क्योंकि टेस्ट बेरियम आयंस और सल्फेट आयंस के लिए नहीं होता। Yes, this is the test for sulfate ions. अगर आप barium nitrate डाल रहे हो तो sulfate ion का टेस्ट है, और sulfate ion डाल रहे हो तो barium ion का टेस्ट है। And in this salt right now we have iron 3 nitrate. We don't have a sulfate ion, so there would be no reaction. No reaction. Very good, bete. Very good. Absolutely good. Is that right, every one of you? जी सर राइट। कर दे, मेरा दिमाग घूम गया।
बेटे ये आप देखो ना, इसके अंदर एसिड डाल रहे हो और फिर आप बैरियम आयंस डाल रहे हो, तो बैरियम आयंस आप जब भी डालते हो सल्फेट आयन के टेस्ट के लिए होता है, तो यहाँ तो सॉल्ट में सल्फेट आयन है ही नहीं ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये राइट मेरा सर। हाँ हाँ यस। देन अब सॉलिड आयन की बात आ रही है। सॉलिड आयन, जी कोई कुछ पूछ रहा है? नाइट्रेट आयन का वैसे टेस्ट किया? नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, एल्युमिनियम फॉइल डालते हैं और उसको हीट करते हैं जेंटली, तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, सो द टेस्ट फॉर सॉलिड एन, अब हम टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए बच्चों? सॉलिड एन के लिए। किसके लिए सॉलिड टेस्ट कर रहे हैं बच्चों? अब हम लोग सॉलिड एन के लिए। तो जरा मुझे बताइए, यहाँ सामने आपके पास लिखा हुआ है, इसको यूज करना है हमें। इसको यूज करते हुए आप देखें, पढ़ें जरा बच्चों क्या लिखा हुआ है। टेस्ट नंबर 1 जो हमने किया है, इसके ऊपर क्या किया है हमने? अब फ्लेम टेस्ट किया, कैरिड आउट ऑन सॉलिड एन। किस तरह का फ्लेम कलर आया है? रेड फ्लेम आया। कैसा फ्लेम आया आपके पास? रेड फ्लेम आया। तो रेड फ्लेम आपके पास आया, यू नीड टू मेजर दिस कि भाई आपके पास रेड फ्लेम आया है। उसके बाद वो कह रहे हैं आपके पास क्या हो सकता है बच्चों? ये लिथियम हो सकता है। कौन कह रहा है लिथियम? लिथियम हो सकता है। वेरी गुड, इट कैन बी लिथियम। वेरी गुड, इट कैन बी लिथियम आयन। देन वो कह रहा है कि भाई आपके पास सॉलिड एन जो है उसको हमने डिसॉल्व किया पानी के अंदर, उसके बाद सॉल्यूशन बना लिया है। सॉल्यूशन है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने अलग अलग टेस्ट। सर अरे आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर अब आ रही है। आ रही है? यस बच्चों, क्या नहीं करनी? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये कर रहे थे, यू कैन सी दिस कि हमने क्या किया है, हमने सॉलिड एन के अंदर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाला है और देयर वुड बी नो विजिबल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कैन नॉट बी देयर। राइट बच्चों? जी सर। टेस्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके जी, सर। कोई कुछ कह रहा है? नो सर। चलें फिर। about 2 No, sir. centimeter depth of hydrochloric acid was added to the second part of the solution and the mixture was warm and any gas produced was tested. Acidified aqueous potassium magnate change Sir. purple to colorless. Okay, Sulfide. सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfide. SO3 2- इसका मतलब है कि हमारे पास वहां, ठीक है भाई। what is the gas produced over here? Sir sulfide. सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। यस, सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैस जिसको आप कह सकते हो कि वो क्या है आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट है। आपके पास क्या है वो? सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट गैस। तो वो ये डेफिनेटली काम कर सकती है। और सॉलिड आइडेंटिफाई करना है आपने, तो वो क्या होगा बच्चों? लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फाइड, लाइक दिस, ऐसी होगा बच्चों। जी सर। जी। सर ये क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा देखो, ये जो आपके पास टेस्ट के दौरान गैस रिलीज हो रही है, ये गैस रिलीज अगर हो रही होगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो ही सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट गैस होती है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कलरलेस कर सकती है। अदरवाइज और कोई सी गैस ऐसी नहीं है जो कि ये काम कर सके। ठीक है, लेकिन सर ये प्रोड्यूस तो सल्फाइड हुई है, तो ये सर गैस के सल्फाइड आयन होगा। सल्फाइड क्या होगा आपके पास? आयन होगा। तो सल्फाइड आयन का आपने टेस्ट किया है तो उसमें से गैस रिलीज हुई है, और जो गैस रिलीज हुई है फिर आपने उससे जो है टेस्ट किया है। ठीक है सर, ओके अंडरस्टूड। Yes, every one of you. All right, every one of you. Any problem, any question that you want Yes, to ask? sir.